हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7। बच्चों, हमने अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, है ना। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, आज ही स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अगला सेक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि किस कैसे हमारी बॉडी को ये पता लगा कि ये लड़का 12 से 14 साल का हो गया है। कैसे हमारी बॉडी को ये पता लगा कि इस बच्चे के अंदर अब स्पर्म बनना चाहिए। बच्चों, आज उस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जिस तरह स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हाथ, पैर, सर, ये मिडिल पीस, हर चीज होता है, इसी तरह स्पर्म में भी कुछ हिस्से पाए जाते हैं। आज बच्चों उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज डिस्कस ही इसी बात से करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बच्चों ये है स्पर्म की संरचना। क्या है बच्चों? स्पर्म की संरचना। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जैसे हमारा सर है, ये हमारा सर है बच्चों, सेम इसी तरह ये स्पर्म का सर है। क्या है बच्चों? सेम उसी तरह ये स्पर्म का सर है, जिसको हमने कहा हेड। और बच्चों ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं स्पर्म की नेक, यानी कि स्पर्म की गर्दन। ये जो आप बड़ा सा हिस्सा देख रहे हो ब्लू में, ये पूरा बॉक्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं मिडिल पीस। ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हमारा हो गया फोर्थ, जिसको हम कहते हैं टिल। यानी कि अब तक आपने देखा क्या क्या? सबसे पहले हमने हेड को देखा। क्या देखा बच्चों? हेड। उसके बाद हमको नेक मिली। नेक के बाद हमको ये बीच में एक जगह मिली, उसका नाम हमने रखा मिडिल पीस। और बच्चों ये हमको मिली स्पर्म की पूंछ। यानी कि स्पर्म में मोटे मोटे 4 हिस्से पाए जाते हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। 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 पक्का? आगे बढ़े, देखो आप। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। लेकिन ये तो हो गया। उसके बाद पूछता है, उसके बाद एग्जामिनर हमसे पूछेगा, बच्चों हेड के अंदर क्या क्या होता है। हमको हेड के अंदर 2 चीज मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? हेड के अंदर हमें 2 चीज मिलती है। मिडिल पीस के अंदर हमें एक चीज मिलती है, और स्टिल के अंदर हमें एक और चीज मिलती है। तो बच्चों सबसे पहले हम फोकस करेंगे सर के ऊपर, हेड के ऊपर। ओके, तो मुझे पूरा ध्यान आप दो। सबसे पहले ये आप देख रहे हो, स्पर्म में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, और एक ये स्ट्रक्चर है गोल गोल। तो बच्चों बच्चों ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बच्चों इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोसोम, एक्रोसोम। और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। तो बच्चों उसके बाद आप जब मिडिल पीस में आओगे, इस मिडिल वाले पीस में, तो आपको ये एक संरचना देखने को मिल रही है। बच्चों इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। जब इस सेल के अंदर आओगे, जब आप इस सेल के अंदर आओगे, तो आपको पूंछ के अंदर एक चीज मिलती है, उसका नाम है फ्लैजिला। क्या नाम बच्चों? फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला बच्चों, यहाँ पे एक सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल, उसी से बच्चों ये होती है। लेकिन आप इसको जानो मत, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। बस ये याद रखो, इस टेल के अंदर हमको फ्लैजिला देखने को मिलती है। और बच्चों ये फ्लैजिला ही वो चीज है, ये बच्चों ये फ्लैजिला ही वो चीज है जो स्पर्म को चलाने में मदद करती है। तो बच्चों आपने अब तक क्या क्या देखा? आपको मिला हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। फिर आपको मिला हेड के अंदर 2 चीज, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। आपको मिडिल पीस के अंदर मिला माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल के अंदर मिला फ्लैजिला। ये तो हो गया। फिर बच्चों पूछता ये है, एक्रोसोम का शेप कैसा होता है? क्या पूछता है बच्चों? एक्रोसोम का शेप कैसा होता है और इसका काम क्या है? पहले पूछेगा एक्रोसोम का शेप, शेप कैसा है इसका, शेप।
हम जल्दी से शेप लिख लेते हैं ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। तो इसका शेप कैसा होता है बच्चों? कप शेप होता है। और बच्चों पूछता है ये किस चीज में मदद करता है? किस चीज में मदद करता है? किस चीज में मदद करता है? तो बच्चों उस मदद जो चीज करती है उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज जाननी पड़ेगी। आप पूरा अपना ध्यान बोर्ड पे रखो। बच्चों ये है हमारा, ये बच्चों ओवम क्या है? ये रहा ओवम। और बच्चों इस ओवम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। क्या रहा बच्चों? ये रहा ओवम, उसके अंदर रहा न्यूक्लियस। इसी तरह बच्चों, उसी तरह बच्चों ये रहा स्पर्म और यह उसका न्यूक्लियस। मकसद क्या है? मकसद ये है स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम की न्यूक्लियस को मिलाना है। क्या करना है बच्चों? स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम की न्यूक्लियस को मिलाना है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये दिख रही है बच्चों, ये दिख रही है कि स्पर्म एक दीवार से घिरा हुआ है। स्पर्म एक दीवार से घिरा हुआ है। इस दीवार को स्पर्म तोड़ेगा। इस दीवार को स्पर्म जब तोड़ लेगा तभी तभी स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से मिल पाएगा, है ना? तो इस दीवार को हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना? तोड़ना पड़ेगा। और उस तोड़ने के लिए स्पर्म के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो ओवम की दीवार को तोड़ दे, है ना? तो बच्चों इस एग्रोसोम के अंदर एंजाइम मिलती है। क्या करती है बच्चों? क्या मिलती है बच्चों? एंजाइम मिलती है। और जो एंजाइम होती है वो मदद करती है। क्या करती है बच्चों? मदद किस चीज में करती है? फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझ में आता है आपको? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपने देखा ये रहा स्पर्म, ये रहा ओवम, दोनों आपस में मिलेंगे। मिलने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ेगा। वो दीवार कौन तोड़ा? एक्रोसोम में उपस्थित जो एंजाइम है उसने इस दीवार को तोड़ दिया। तोड़ के इसने दोनों को मिलने में मदद की, दोनों को मिलने में मदद की, है ना? तो बच्चों आपने क्या लिखा? एग्रोसोम के अंदर एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? एंजाइम पाई जाती है। और जो एंजाइम होती है, वो जो एंजाइम होती है, वही एंजाइम क्या करती है? मदद करती है किसमें? फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो ये पूछता है स्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? स्पर्म के क्रोमोसोम में और स्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों ये तो आप खुद लिखोगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया है। और उस स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि उसके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है ना? तो आप अपनी कॉपी खोल के पीछे देखिएगा तो आपको ये मिलेगा कि इस स्पर्म के अंदर हमें 23 क्रोमोसोम मिलता है ना? स्पर्म के अंदर हमें 23 क्रोमोसोम मिलता है। उसके बाद बच्चों इस मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिली। क्या मिली बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये एनर्जी को मदद करती है। ये स्पर्म को एनर्जी देकर मदद करती है। क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? प्रोवाइड एनर्जी। स्पर्म को एनर्जी कौन देता है? स्पर्म को एनर्जी कौन देता है बच्चों? स्पर्म को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देती है ना? स्पर्म को एनर्जी कौन देता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बच्चों हमें मिला फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला किस में मदद किया? चलने में। किस में मदद किया बच्चों? चलने में। चलने की अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी में मोटेलिटी। क्या होती है बच्चों? मोटे मोटेलिटी, है ना? तो बच्चों ये रहा स्पर्म का स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। हेड, नेक, मिडल पिस्टल। हेड में दो चीज, एक्रोसोम, न्यूक्लियस। एक्रोसोम का शेप, कप शेप, उसमें एंजाइम पाई जाती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। नेक के अंदर कुछ पढ़ना नहीं था। मिडल पीस में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देती है। उसके बाद मिला टिल। टिल के अंदर फ्लैजिला है जो स्पर्म को चलने में मदद करती है। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा स्पर्म का एक प्यारा सा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। बच्चों मुझे ख्याल है आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। आपका पूरा फोकस रहता है लेक्चर पे। जिस बच्चे का 100% फोकस रहता है वो पढ़ाई में, वो हमेशा वो बच्चा एक अच्छा बच्चा होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो रोज पढ़ाई करता है
उसको डाउट नहीं आता। एक चीज याद रखो, एक हमारे सर थे, वो हमेशा यही कहते थे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको डाउट भी उतना ही ज्यादा आएगा, और जिस नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर आप ये चाहते हो आपको डाउट ना आए तो आप पढ़ाई मत करो। अगर आपको ये चाहते, आपको बहुत सारा डाउट, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करेंगे आपका जहन खुलता जाएगा। आप अपने आप सोचेंगे अरे यार ये किताब में तो ऐसे लिखा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपको डाउट भी आता है। तो इसलिए कभी भी अगर पढ़ते हुए कहीं डाउट आ जाए तो ये नहीं सोचना यार मैं गधा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ बचपन से। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको डाउट आना स्वाभाविक है। तो जब भी आपको डाउट आए तो आप हमेशा कमेंट कीजिए, हम सब आपका रिप्लाई देंगे। तो क्या बच्चों, ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आप हेडिंग डाल ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। उसके बाद बच्चों मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, पॉइंट ऐसे बना के लिखते चलो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, स्पर्म के अंदर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल पाए जाते हैं। स्पर्म के अंदर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्रोसोम में एंजाइम होती है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम मिलती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। एक्रोसोम में एंजाइम पाई जाती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। अच्छा, उसके बाद लिखना आप, स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद लिखो, स्पर्म के मिडल पीस में स्पर्म के मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद लिखो बच्चों, स्पर्म के टेल में फ्लैजिला मिलती है जो स्पर्म को चलने में मदद करती है। स्पर्म के टेल में फ्लैजिला मिलती है जो स्पर्म को चलने में मदद करती है ना बच्चों। तो बच्चों ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। बच्चों पूरा फोकस हो गया, 100%। कापी किताब बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। देखो, जब जब एक मेल एक बार क्वाइटस करता है, कितना बच्चों, एक बार क्वाइटस करता है। क्वाइटस मतलब संभोग, ठीक है। क्वाइटस करता है, तो बच्चों जब क्वाइटस करता है तो उसके अंदर से स्पर्म का एजाकुलेशन होगा, है ना। उसके अंदर से क्या होगा, एजाकुलेशन मतलब स्पर्म का, उसका एजाकुलेशन मतलब सीमन का पेनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एजाकुलेशन। तो बच्चों क्या होगा, स्पर्म का एजाकुलेशन होगा। तो पूछता है एक बार क्वाइटस करने पर कितना स्पर्म बाहर आता है, क्या कितना स्पर्म बाहर आता है। मैंने ये पीछे आपको स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, ये एक स्पर्म है, कितना है, एक स्पर्म है। तो बच्चों इसी तरह का 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं। कितने, एक बार क्वाइटस करने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं। बच्चों 1 मिलियन बराबर कितना होता है पता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है बच्चों, 10 लाख, है ना। कितना होता है बच्चों, 10 लाख। तो अब सोचो 200 से 300 में करोड़ों की संख्या में बाहर आते हैं, है ना। कितने आते हैं बच्चों, करोड़ों की संख्या में। ये देखो अब एक स्ट्रक्चर हम इतना बड़ा है, ऐसे कितने आते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, ठीक है।
ये तो पहली पॉइंट हो गई। एक बार क्वाइटस करने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म का एजाकुलेशन होता है। ये आपकी पहली पॉइंट हो गई। ओके, उसके बाद बहुत ध्यान से देखो, फर्टिलिटी के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए अब इतने ज्यादा स्पर्म थोड़ी फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए तो बस एक स्पर्म काफी है। कितना? एक स्पर्म काफी है। तो ये कहा जाता है अगर आप फर्टिलाइजेशन के लिए इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ सिर्फ 60% स्पर्म का साइज और शेप अगर सही है, इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% का स्पर्म का शेप और साइज नॉर्मल है, तो वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना बच्चों? क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे अगर कम शेप और साइज सही हुआ तो फर्टिलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर इतने में से इतना अगर सही है तो फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी लिखता है कि जो 60% है इसमें से 48% बच्चों को प्रॉब्लम पता है कि वो रट तो लेते हैं 60% स्पर्म का शेप और साइज सही होना चाहिए, 60% स्पर्म का शेप और साइज सही होना चाहिए, 48% स्पर्म का मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, 48% स्पर्म का मोटिलिटी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है ये जो 48% है इसका 48% है कि इसका 48% है। तो बच्चे बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है ये जो 48% है इसका नहीं है, इसका है। इसका है बच्चों? इसका नहीं है, सॉरी, इसका नहीं है, इसका है ना। तो आपने क्या देखा, जो 48% स्पर्म है उनकी मोटिलिटी बढ़िया होना चाहिए, खूब अच्छे चलने वाले हो, उनकी जो चलने की स्पीड खूब जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। तो आपने क्या समझा, इसका 48% नहीं, किसका? इस 60% का 48% है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों दूसरी स्लाइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये अपने कॉपी में ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, बस ये लिखना एक बार क्वाइटस करने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म का एजाकुलेशन होता है। दूसरी पॉइंट लिखना, फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए। तीसरी पॉइंट लिखना, इस 60% का 48% स्पर्म विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। विगरस है ये, विगरस मोटिलिटी शो मतलब दिखाना, शो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। सबसे पहले बच्चों अभी ध्यान दो, गोनैड क्या होता है और गोनैडोट्रोफिन क्या होता है। क्या बच्चों? गोनैड क्या होता है और गोनैडोट्रोफिन क्या होता है? बच्चों गोनैड उसको कहते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, जो गैमेट्स बनाता है उसको गोनैड कहते हैं। पहली बात ध्यान रखो, गोनैड क्या होता है? जो गैमेट्स बनाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? गोनैड कहते हैं। जो गैमेट्स बनाएगा उसको गोनैड कहेंगे। आप गैमेट्स बनाओगे तो आप गोनैड हो जाओगे। बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बनाता है उसको गोनैड कहते हैं। तो बच्चे मेल के अंदर कौन गैमेट्स बनाता है? मेल गैमेट कौन कौन बनाता है? टेस्टिस। तो मेल के अंदर गोनैड कौन हुआ? टेस्टिस। फीमेल के अंदर गैमेट कौन बनाता है बच्चों? ओवरी। तो फीमेल का गोनैड कौन हुआ? ओवरी, है ना। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने बच्चों ये देखा जो 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 गैमेट बनाता है, जो गैमेट जो गैमेट जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है ना बच्चों, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसे गोनैड कहते हैं। तो बच्चों गोनैड मेल में कौन है? तो मेल गोनैड कौन है और फीमेल गोनैड कौन है? तो बच्चों मेल गोनैड में मेल गैमेट कौन बनाता है? टेस्टिस, है ना, टेस्टिस। वो जो फीमेल गैमेट कौन बनाता है? फीमेल गैमेट कौन बनाता है? ओवरी, है ना। उसके बाद बच्चों आता है दूसरा शब्द गोनैडोट्रोफिन। क्या आता है? गोनैडोट्रोफिन। गोनैड समझ में आ गया, मेल गोनैड टेस्टिस, फीमेल गोनैड ओवरी। बच्चों गोनैडोट्रोफिन क्या होता है? गोनैडोट्रोफिन क्या होता है बच्चों? जो गोनैड पे काम करेगा। अब देखो यार, ये ना टेस्टिस ऐसे नहीं बना सकती स्पर्म या ओवम। इसके पास कोई आएगा संदेश लिखकर, ये स्पर्म उठो तुमको स्पर्म बनाना है, तब ये बनाएगी। तो जो कौन आएगा, मान लो ये क्या है? ये टेस्टिस है, ये बच्चों टेस्टिस है, ये सोई हुई है। इसके पास एक आदमी आया, अबे बोला कि अबे यार उठो ना, तुमको स्पर्म बनाना, तुम सोए हो।
तो जो आदमी आया इसके बाद, तो जो इसी को हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन। और जो गैमेट बनाएगा, जो स्पर्म बनाएगा, उसको बोलो गोनैड। गोनाडोट्रोफिन क्या हुआ? जो गोनैड पे काम करता है उसे गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। जो गोनैड पे काम करता है उसे गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। तो बच्चों हमारे सिलेबस में बच्चों दो गोनाडोट्रोफिन है। कितने बच्चों? दो गोनाडोट्रोफिन है। बच्चों जो पहला गोनाडोट्रोफिन है उसका नाम है एफएसएच। तो बच्चों पहला है उसका नाम है एफएसएच, एफएसएच। और जो दूसरा है उसका नाम है एलएच। क्या बच्चों? एलएच। एफएसएच का बच्चों फुल फॉर्म है फॉलिकल, एफ से फॉलिकल, एस से स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग। और एच से बच्चों हार्मोन, हार्मोन है ना बच्चों। और जो एल है, एल से होता है ल्यूटिनाइजिंग। अब मुझे ल्यूटिनाइजिंग की स्पेलिंग याद नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, ऐसी कुछ होगी ल्यूटिनाइजिंग। एच से हो गया हार्मोन। तो अच्छा आपने क्या देखा? गोनैड वो होता है जो गैमेट्स बनाता है, गोनैडोट्रोफिन वो होते हैं जो गोनैड पे काम करते हैं। तो हमने दो गोनैडोट्रोफिन के बारे में पढ़ा। एक का नाम था एफएसएच और दूसरे का नाम था एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का फुल फॉर्म था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये आप अपनी कॉपी पे ऐसे ही लिख लेना, ठीक है? इसमें कोई स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। नाउ अब पहले आप एक एक कहानी सुनो, उसके बाद आपको ये कभी याद, आपको सब याद आ जाएगा। इमेजिन करो ये हमारे देश के मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है। ये मोदी जी हैं और यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे बच्चों दो लोग हैं। इनसे क्या, इनका नाम है, ये गोनैड है। क्या है बच्चों? ये गोनैड है, गोनैड है, ठीक है। ये गोनैड है, ये गुनैड है। मोदी जी को इनसे कहलवाना है। अब मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और ये जो गुनैड है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है ये जो गुनैड है? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि ये टेस्टीज है और ये मोदी जी है। अब मोदी जी ने क्या देखा, ये जो लड़का है ये बड़ा हो गया है, ये लड़का है पे 12 से 14 साल का हो गया है। तो अब इसके अंदर स्पर्म बनना चाहिए, है ना, स्पर्म बनना चाहिए। तो मोदी जी दिल्ली से बैठ के देख रहे हैं इसको, वीडियो पे देख रहे हैं इस लड़के के अंदर अब स्पर्म बनना चाहिए। ये मोदी जी इसके बाद डायरेक्ट थोड़ी फोन करेंगे, है ना। अब ये है दिल्ली में, ये है उत्तर प्रदेश में। अब मोदी जी क्या करेंगे यार, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, है ना। उत्तर प्रदेश सीएम कौन है? योगी जी। तो ये योगी जी के पास संदेश भेजेंगे, योगी जी के पास संदेश भेजेंगे। अब बताओ मोदी जी डायरेक्ट थोड़ी फोन करेंगे इनके यहाँ, मोदी जी डायरेक्ट इनके यहाँ फोन नहीं करेंगे, किसी अपने पीए को या किसी अपने ऑफिसर को भेज देंगे योगी जी के पास। यार तुम जाओ, मान लो उस ऑफिसर का नाम है जीएन आरएच। क्या नाम बच्चों? जीएन आरएच। मोदी जी के जो पीए है या ऑफिसर है, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड, उसका नाम है जीएन आरएच। मोदी जी ने जीएन आरएच के द्वारा योगी जी से बोल दिया, यार तुम इसके अंदर ना इस गोनैड के अंदर, तुम इस गोनैड के अंदर टेस्टिस बनवानी है। योगी जी बोला ठीक है हो जाएगा। अब योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री। अब ये थोड़ी इसके पास आएंगे, नहीं आएंगे ना, ये भी किसी को भेजेंगे। अब ये देखेंगे यार ये गुनैड है, इसके ऊपर कौन काम करता है। अपनी मीटिंग बैठाए होंगे, सब सब लोग को बुलाए होंगे। तो यार मोदी जी ने संदेश भेजा है जीएनआरएच के द्वारा कि इस गोनैड के अंदर से टेस्टिस बनवाना है, इस टेस्टिस के अंदर से स्पर्म बनवाना है। तो योगी जी मीटिंग, कोई ऑफिसर बोला होगा, देखिए योगी जी ये है गुनैड, इसके ऊपर जो काम करता है उसका नाम है गोनेडोट्रॉफिन। तो आप एक काम कीजिए, गोनेडोट्रॉफिन को भेज दीजिए। योगी जी ने कहा ठीक है भाई, हम गोनेडोट्रॉफिन को भेज देते हैं। हमने दो गोनेडोट्रॉफिन पढ़ा था, एक का नाम था एफएसएच, दूसरे का नाम था एलएच, ठीक है। एक का नाम था एफएसएच, दूसरे का नाम। अब योगी जी ने क्या किया, इन दोनों को भेज दिया, एफएसएच और एलएच को। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये कहते हैं योगी जी ने हमको संदेश भेजा है, तो हम ये कह रहे हैं, हम ना जाके पहले हम ही कहेंगे। ये कह रहे हैं यार हम ही सबको बताएंगे। दोनों आपस में लड़ने, क्योंकि योगी जी यार मुख्यमंत्री है ना, उनकी बात को कोई कौन टाल सकता है। सबको यह था कि हम योगी जी का संदेश सबसे पहले गुनैड के पास पहुंचाएंगे। दोनों लड़ने लगते हैं, ये बात योगी जी को खबर लगती है, यार आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो योगी जी ने कहा तुम लड़ो मत, एक काम करो, एक काम करो, एक काम ये करो, जिसके अंदर जिसके अंदर एच आ रहा है वो एस वाले के पास जाएगा,
और जिसके अंदर एल आ रहा है वो एल वाले के पास जाएगा, जिसके अंदर एस आ रहा है वो एस वाले के पास जाएगा, सर्टोली सेल के पास। और जिसके अंदर एल आ रहा है वो एल वाले के पास जाएगा। एल वाला कौन था? लिडिक सेल। लिडिक सेल और सर्टोली सेल टेस्टिस के अंदर पाए जा रहे थे, हमने पढ़ा था, है ना। एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास, एलएच गया लिडिक सेल के पास। लिडिक सेल बनाएगा एंड्रोजन हार्मोन और सर्टोली सेल कुछ चीज बनाएगा जो आपस में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मोजेनेसिस की मदद करेंगी। बच्चों ये रहा हमारी स्टोरी। अब इसी को सेम यहाँ पे अप्लाई कर देना है। बच्चों हमारे दिमाग में पाया जाता है एक स्ट्रक्चर, उसका नाम था हाइपोथैलेमस। क्या नाम था बच्चों? हाइपोथैलेमस। आप हाइपोथैलेमस को मान सकते हो जो मोदी जी, ठीक है, मोदी जी। अब इस मोदी जी, इस हाइपोथैलेमस ने ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको मैंने योगी जी बताया था। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है बच्चों? योगी जी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है? योगी जी। हाइपोथैलेमस ने एक आदमी को भेजा, उस आदमी क्या नाम था? जीएन, क्या नाम था? जीएन आरएच। क्या नाम था बच्चों? जीएन आरएच। जीएन आरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकाला, एक का नाम था एफएसएच, दूसरे का नाम था एलएच। एफएसएच गया सर्टोरी सेल पे काम किया, सर्टोरी सेल ने कुछ फैक्टर निकाला, उस फैक्टर ने स्पर्मोजेनेसिस में मदद की। एलएच गया लिडिक सेल के पास, लिडिक सेल ने एंड्रोजन हार्मोन निकाला, उस एंड्रोजन हार्मोन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद की। बच्चों याद रखना, लिडिक सेल का काम ने एंड्रोजन निकाला, एंड्रोजन ने किससे मदद की? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और बच्चों एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल ने कुछ फैक्टर निकाला, उस फैक्टर ने स्पर्मियोजेनेसिस से मदद की। और ये जो स्पर्मियोजेनेसिस बच्चों क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। बच्चों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन दोनों, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह गया, और मैं फिर से बता देता हूँ। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया से बच्चों स्पर्म का बनना, है ना। स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना, ठीक है, स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना। बच्चों ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। ये मैंने इसको और रिकॉर्ड किया था एक बार पहले, लेकिन उसमें ना आवाज ही नहीं आई। शुरू के 5-10 मिनट में आवाज थी, उसके बाद आवाज गायब थी। मैं लेक्चर हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया था, लेकिन फिर जब उसको यूट्यूब पे जाके देखा तो उसमें आवाज ही नहीं थी। हमने फिर उस लेक्चर को डिलीट करना पड़ा। उसके बाद फिर अभी को मैंने ये रिकॉर्डिंग फिर मैंने आपको पढ़ाया। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड के अंदर एक्रोसोम न्यूक्लियस, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने देखा एक बार कोआइडस करने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म का एजाकुलेशन होता है। फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का शेप और साइज सही होना चाहिए और 48% स्पर्म विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। फिर हमने देखा गोनैड, जो गैमेट बनाता है उसको गोनैड कहते हैं। मेल गोनैड कौन है? टेस्टिस। फीमेल गोनैड कौन है? ओवरी। हमने देखा गोनैडोट्रोफिन, जो गोनैड पे काम करता है उसको गोनैडोट्रोफिन कहते हैं। बच्चों हमने देखा दो गोनैडोट्रोफिन, एक था एफएसएच, दूसरा था एलएच। एफएसएच का बच्चों नाम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके बच्चों। फिर हमने क्या देखा? हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच को इंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजा, इंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाला, एक का नाम था एफएसएच, दूसरे का नाम था एलएच। एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास, एलएच गया लिडिक सेल के पास। सर्टोली सेल ने कुछ फैक्टर निकाला, उस फैक्टर ने स्पर्मियोजेनेसिस किया। लिडिक सेल ने एंड्रोजन निकाला और एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है।
अस्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? अस्पर्मेटिड से अस्पर्म का बनना अस्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको फोकस चाहिए। आपको 100% फोकस चाहिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।